अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इजिप्ट के इस ट्रिप पर हमारे साथ अबू सिम्बल चलने के लिए तैयार हैं? ये हमारे नाश्ते के बैग और आज हम अबू सिम्बल जा रहे हैं। दरअसल हम अपने इजिप्ट के टूर में और जो हमारा नाइल का 5 डेज़ का क्रूज़ था उसके आखिरी दिन पे अब यहाँ असवान पहुँच गए हैं। सुबह का टाइम है, तकरीबन 4:30 बजे हैं और हम बस के ज़रिए अबू सिम्बल जा रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे। हमारा अब 2 दिन का क़याम यहाँ पे है असवान में, जिसमें से एक दिन शिप पर और एक दिन हम अपने होटल पे, जिसका नाम ऑब्लिस्क नाइल होटल है, उसमें गुजारेंगे। तो आज सुबह हम अबू सिम्बल की सैर पे आए हैं। अबू सिम्बल में 2 बहुत बड़े अज़ीमुश्शान टेम्पल्स हैं जो रमेसेस II ने जो है ना तामीर करवाए थे। ये बहुत अरसे जो है इंसानी आँख से ओझल रहे, क्योंकि ये दूर परे वीराने में थे। और एक्चुअली एक जो स्विस एक्सप्लोरर हैं बर्कहार्ट, उन्होंने इनको दोबारा आप समझिए कि डिस्कवर किया और इंसानों के सामने, बाकी दुनिया के सामने लेके आए थे। इसमें से एक बड़ा है और एक निस्बतन छोटा है। जो बड़ा टेंपल है वो रमेसेस II ने अपने लिए बनवाया था। ये वो बड़े वाला टेंपल अब आपके सामने है जो रमेसेस ने अपने लिए बनवाया था, 3 भगवानों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, जिसमें अमुन है, राहरख्ते है और पटा है। तो इसके जो अंदर का चैम्बर है उसमें इन्हीं 3 भगवानों की जो मूर्तियां हैं वो नस्ब हैं और चौथी मूर्ति जो है वो रमेसेस II की अपनी है। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प है कि जब मिस्र ने रूस के ताउन से हाई असवान डैम बनाने की कोशिश की दरियाए नील के ऊपर, क्योंकि नील में बार बार तुग़यानी आ जाती थी और वो बहुत तबाही का बायस बनती थी, तो फैसला किया गया कि असवान के मकाम पे एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाएगा जो पानी को भी रोकेगा, सैलाब को भी रोकेगा, काश्तकारी के लिए पानी भी मुहैया करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये रूस के ताउन से उन्होंने 1970 में इसको बनाया। तो ये इस बात का अंदेशा था कि पीछे जो पानी रोकेगा उससे एक बहुत बड़ी झील बन जाएगी, जो कि बनी और उसको अब लेक नासिर कहते हैं, जो कि 60 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो अबू सिम्बल के दोनों ये बड़े ह्यूज टेंपल जो हैं ये पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो इन दोनों टेंपल्स को इनकी ओरिजिनल जगह से उठा के इस ऊंचे मकाम पे शिफ्ट किया गया। ये एक पूरा इंजीनियरिंग मार्वल है। और हाई असवान डैम बनाने से पहले इस प्रोजेक्ट को 1964 में मुकम्मल कर दिया गया था। और अब आपके सामने ये टेंपल के अंदर सबसे आखिर में आके वो चैम्बर है जिसके अंदर 4 मूर्तियां रखी हुई हैं। इसमें से एक रमेसेस II की है जो दरमियान में है और बाकी 3 भगवानों की मूर्तियां। इसमें से जो लेफ़्ट है जिसका सर नहीं है, आप देख रहे हैं कि ये मूर्ति अंधेरे में है। हालांकि ये मंदिर इस तरीके से टेंपल तामीर किया गया है कि बहुत गहरा होने के बावजूद भी इसमें साल में 2 दफ़ा डायरेक्ट सनलाइट अंदर तक आ जाती है। तो वो 3 मूर्तियों को तो एलिमिनेट करती है, लेकिन चौथी मूर्ति जो कि डार्कनेस के गॉड की है वो अंधेरे में ही रहती है। और बड़े टेंपल के साथ ये है वो दूसरा छोटा टेंपल जो रमेसेस II ने अपनी फेवरेट बीवी नफरटारी के लिए बनवाया था। और ये दूसरा मेन टेंपल ये वाला जो रमेसेस ने अपने लिए बनवाया। दोनों साइड टू साइड हैं। नफरटारी वाला कुछ छोटा है और इसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ह्यूज है, बहुत बड़ा है। और जब आप ये सोचते हैं कि इन सारे टेंपल्स को स्टोन टू स्टोन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया होगा, तो इंसानी अकल हैरान रह जाती है। जो बड़ा टेंपल है रमेसेस II वाला, उसके अंदर बहुत इलेबोरेट जो है ना चीज़ें बनी हुई हैं, शक्लें हैं मुख्तलिफ, और इसके अलावा हीलोग्राफिक राइटिंग्स हैं जिसमें उस ज़माने के वाक़यात, अहम बातें, दस्तावेज़ात जो है ना वो बिल्कुल महफूज कर दी गई हैं और इनके रंग भी आज तक महफूज हैं। लें जी, लैला को यहाँ पे भी आइसक्रीम मिल गई है। उसने एक मिक्स फ्रूट लॉली अपने लिए ढूंढ ली है। शाम को असवान पहुँचकर हमने बग्गी पर पूरे असवान की सैर की, जिसका हाईलाइट जो है वो नील के किनारे किनारे तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर लंबी तवील सड़क है
और उसके साथ पैदल चलने का प्रोमेनाड है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हमारी बग्गी के घोड़े के कान भी वैसे देखें कितने खूबसूरत हैं। और ये है असवान की स्टेशन एवेन्यू। ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए शाम को आते हैं। और ये सामने असवान रेलवे स्टेशन। ये इलाका बहुत ही पुरौनक है। यहाँ पे पार्क्स भी हैं, बैठने की जगह हैं, फैमिली के लिए फ़न करने की जगह है, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं और शॉपिंग एरियाज़ हैं। ये स्टेशन के आसपास का इलाका बहुत ही पुरौनक है। एक मरतबा फिर नाइल प्रोमेनाडे के साथ साथ चलते हैं। ये पूरे 3-4 किलोमीटर लंबी सड़क जो है ये सारी अच्छी तरीके से सजी हुई है। और ये लेफ़्ट साइड पे असवान का सिनेमा कॉम्प्लेक्स है। नील के साथ साथ ये बहुत सारे आउटडोर सिटिंग रेस्टोरेंट्स हैं। और आप दरियाए नील में डॉक हुए हुए बहुत सारे क्रूज़ शिप्स देख सकते हैं राइट साइड पे। रात को जब हम वापस शिप पे पहुंचे तो शिप के लॉन्ज में एंटरटेनमेंट शो चल रहा था। इसमें डांस, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के बहुत सारे आइटम पेश किए गए। आइए आपकी मुलाकात एक शरारती से घोड़े से करवाते हैं जो कहीं से लाउंज में घुस आया और मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है शोखियाँ कर रहा है। और ये देखें, ये लैला को चखने आ गया, लेकिन इस ख्याल से कि इसको खाने से पेट ख़राब हो जाएगा वो आगे चला गया। छोटी बेबी ने हॉर्स राइड का लुत्फ़ लिया।
अगली सुबह हम असवान हाई डैम देखने के लिए गए। गरचे असवान में एक ओल्ड डैम था जो कि बरतानवी राज के दरमियान बनाया गया था, लेकिन ये फ्लडिंग को सही तरीके से नहीं रोक सकता था और पानी का ज़ख़ीरा भी मुकम्मल नहीं होता था। तो इसलिए 1960 और 70 के दरमियान रशियन कोऑपरेशन के साथ मिस्र ने ये एक बहुत बड़ा डैम बनाया। इस डैम से काफ़ी खातिरख्वाह मिकदार में बिजली पैदा होती है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है इनका। और दूसरी साइड पे जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है उसने एक आर्टिफिशियल लेक बना दिया, इसको लेक नासे कहते हैं, जो 60 किलोमीटर तक फैली हुई है। लेक नासे इतनी बड़ी है कि मिस्र के कई अहम जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसका ख़तरा था कि वो इसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, यानी डूब जाएंगे, जिनमें से ख़ुसूसी तौर पे जो दो अहम हैं वो जैसा पहले ज़िक्र किया अबू सिम्बल टेम्पल हैं और इसके अलावा फ़िला टेम्पल है। इसलिए जब असवान हाई डैम बनाने का फ़ाइनल फ़ैसला हुआ तो इन अहम मॉन्यूमेंट्स को यानी फ़िला टेम्पल, अबू सिम्बल और कई अहम मॉन्यूमेंट्स को डैम बनने से पहले महफूज मकाम और ऊंची जगहों पे शिफ्ट किया गया। ये बहुत बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स थे जो कि डैम बनने से पहले मुकम्मल किए गए। और ये असवान डैम के मकाम पर इजिप्शियन सोवियत कोऑपरेशन मॉन्यूमेंट। असवान डैम के बाद हम फ़िला टेम्पल देखने गए और जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि फ़िला टेम्पल को अपनी ओरिजिनल जगह से एक ऊंचे जजीरे एजिल्किया आइलैंड पे शिफ्ट किया गया था कि वो कहीं लेक नासे में डूब ना जाए। इसलिए ये एक आइलैंड के ऊपर है तो हमें कश्ती पे सवार होकर जाना था। ये हमारी बोट है। आइए चलते हैं फ़िला टेम्पल देखने के लिए। फ़िला टेम्पल तक ना सिर्फ बोट राइड बहुत ही खुशगवार है, बल्कि हमने जितने भी मॉन्यूमेंट देखे हैं उनमें से कुछ बहुत अजीम हैं, बहुत ग्रेट थे, इसके कलर्स बहुत अच्छे थे, किसी में मुजस्मे बहुत अच्छे थे, लेकिन एनवायरनमेंट और सारी जो एक फीलिंग के हिसाब से फ़िला टेम्पल से ज़्यादा प्लेजेंट और कोई नहीं था। और ये पीछे ओल्ड असवान डैम नज़र आ रहा है जो ब्रिटिश बना के गए थे। नहीं जी, हम फ़िला टेम्पल के नज़दीक पहुंच गए हैं। ये बैकग्राउंड में आपको फ़िला टेम्पल नज़र आ रहा है, इसका मुकम्मल फ़साड मौजूद है। तो आइए कश्ती से उतर के इस रैंप पे से होते हुए टेम्पल पे चलते हैं। फ़िला टेम्पल को गॉड आइसिस के एजाज़ में बनाया गया है, जिसको गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। इसीलिए इस टेम्पल की दीवारों पे जहाँ और बहुत सी अलामतें, निशानियाँ और हीलोग्राफिक जो हैं वो कुंदा हैं, वहाँ पे पुराने इजिप्शियन ज़माने के सर्जिकल आलात, उसकी टेक्निक और उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। फ़िला टेम्पल की सेटिंग बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक जजीरे पे वाक़ है और इसके अंदर 12 दरियाँ, घूमने की जगह और टेम्पल बज़ाते ख़ुद और एक बहुत ही खूबसूरत और प्लेजेंट सा रेस्टोरेंट है। दिल करता है कि यहाँ पे कई घंटे गुजारे जाएँ। एजिल्किया आइलैंड जिस पे कि फ़िला टेम्पल मौजूद है, उसके आसपास भी और बहुत सारे जजीरे हैं जिस पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और रिज़ॉर्ट्स जो हैं वो देखने में आती हैं और आसपास का मंज़र, सेटिंग बहुत ही खूबसूरत है। हमारी रेकमेंडेशन है कि अगर आप इजिप्ट आएँ तो फ़िला टेम्पल बिल्कुल मिस ना करें।
फ़िला टेम्पल को वैसे तो तकरीबन 350 साल कबल मसीह में तामीर किया गया था, और इसमें जो पुराना इजिप्शियन रिलीजन है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि गॉडेस आइसिस की जो है ना इसमें प्रस्तिश की जाती थी, लेकिन बाद में ये टेम्पल ग्रीक्स ने भी अपने मजहबी जो रसूमात हैं उसके लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी का ज़हूर हुआ तो बहुत अरसे तक ये क्रिश्चियन इबादत के लिए चर्च के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा है। इसीलिए इसके अंदर आपको क्रॉस भी देखने को मिलेगा। और फ़िला टेम्पल की एक और जो बड़ी अहम बात है ना, कि जब इसकी तामीर हुई तकरीबन 350 कबल मसीह में, ये वो ज़माना था कि जो ओल्ड इजिप्शियन लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेजेस को हीरोग्लिफिक कहते हैं, उसका आखिरी इस्तेमाल भी इसी दौर में हुआ था। तो ये सामने जो गोल्ड स्टोन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो हीरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शन है, समझा ये जाता है कि ये आखिरी हीरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शन है जो कहीं पे की गई थी। इसके बाद लैंग्वेज मज़ीद डेवलप हो गई और इस लैंग्वेज का इस्तेमाल तक कर दिया गया था। और ये सामने आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जब क्रिश्चियनिटी का दौरा हुआ, और ये नीचे भी आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा है, और रोमन्स का भी इस पे कब्ज़ा था, तो फ़िला टेम्पल को बहुत अरसे तक चर्च के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। हालांकि पिगान जो वर्शिप है, यानी पुरानी जो इजिप्शियन रिलीजन का वर्शिप है, वो तो बड़े अरसे पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन बहुत अरसे तक फ़िला टेम्पल चर्च के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। और ये पीछे आपको बारादरी नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्लेजेंट है, और इसके आसपास की सेटिंग, जैसे मैंने कहा है, इस आइलैंड की, इस टेम्पल की, ये उनके रेस्टोरेंट की बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ चाय का जो एक कप हमने पिया, हमें बहुत मज़ा आया। और अब फ़िला टेम्पल से वापसी का टाइम हो गया है, और हम अपनी कश्ती की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये बहुत सारी सोविनियर्स के छोटे छोटे स्टॉल हैं, जिनको देखने का अपना मज़ा है, भले आप ख़रीदें या ना ख़रीदें। अब हम चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि एक न्यूबियन विलेज की विज़िट है, जिसके ऊपर हम एक अलहदा कश्ती लेके जाएंगे। लैला कश्ती पे सवार होने के लिए जा रही है, और मुझे पहले ही बता गई है कि उसने नीचे नहीं बैठना, ऊपर डेक पे बैठेगी। वेरी गुड। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि नूबिया जो है वो मिस्र के जनूब और सूडान के शुमाल में नील के आसपास का एक इलाका है, और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, कहा जाता है कि वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा ओल्ड थी, और बहुत अरसे तक, जब तक कि फ़िरौनों ने अल्टीमेटली ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा निकाल लिया, ये बहुत अरसे तक इजिप्शियन जो किंगडम है उसको चैलेंज करते रहे थे। लें जी, हमारी कश्ती अब बैक हो गई है और चल पड़ी है एक न्यूबियन विलेज की हमें सैर कराने। एक टिपिकल न्यूबियन विलेज है, जिसमें हम एक गांव देखेंगे कि नूबिया के गांव कैसे होते थे, और वहाँ पे एक टिपिकल घर देखेंगे कि न्यूबियन लोग जो है वो कैसे रहते थे। रास्ते में ये बहुत खूबसूरत वाटरवे है, जिसके किनारे किनारे बहुत सारी रिजॉर्ट्स हैं, स्टोन्स हैं जिनके ऊपर हीरोग्लिफिक्स लिखे हुए हैं। एक एक चीज़ जो है वो बज़ाते खुद एक म्यूज़ियम है, और ये कश्ती का सफ़र भी बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते में हमें बोट मिली है, जिस पे कुछ बच्चियां जो हैं वो डांस कर रही थी। लैला ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। इस कंपटीशन में जीता कौन, ये आप बताएंगे।
इस वाटरवे के दोनों किनारों पे खूबसूरत होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, बहुत ही खूबसूरत। कई जगहों पर दरख्तों और झाड़ियों की डालियां जो हैं वो कश्ती को छू के गुजरती हैं। और हमारी कश्ती आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे जजीरों, पत्थरों, वाटरवेज़, दरख्तों और रिज़ॉर्ट्स के दरमियान में से नेविगेट होती हुई आगे बढ़ रही है। दूर पहाड़ी पर खूबसूरत खूबसूरत रंगों से सजे दिल फरेब घर। और स्पीड बोट्स भी। रास्ते में आपको कई तरह की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, जैसा कि ये परिंदे। और आखिरकार 30 मिनट की इंतहाई इंजॉयबल बोट राइड के बाद हम न्यूबियन विलेज पहुंच गए।
आइए कश्ती के लंगर अंदाज होने के बाद हम बोट से उतर के विलेज की सैर करते हैं। नूबियन विलेज आते ही हमें यूं लगा गोया हम 200 साल पीछे चले गए हैं। कच्ची गलियां, छोटी छोटी खूबसूरत दुकानें और बहुत से घर। आइए आपको न्यूबियन गांव के एक टिपिकल घर में लिए चलते हैं। इसकी दीवारें बहुत ही ब्राइटली पेंटेड हैं और फर्श पे जो पत्थर लगे हुए हैं वो भी उनमें से बहुत सारे पेंटेड हैं, और कुछ हिस्सा जहाँ पे लोग ज़्यादा बैठते हैं वो फर्श पे सैंड बिछी हुई है ताकि वो ठंडी रहे। हमने थोड़ी देर बैठ के इस घर में रेस्ट किया ताकि इसके एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करें और घर का जो एम्बियंस और एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करें। घर वालों ने बड़ी मेहरबानी की और चाय से हमारी तवाज़ो की। इसी घर में एक पालतू क्रोकोडाइल और उसका बच्चा भी मौजूद था। यहाँ से लैला मुख्तलिफ दुकानें एक्सप्लोर करने निकल पड़ी। रास्ते में कैमल्स भी हमें मिले जो कि सड़कों में फिर रहे थे, और फिर हम एक लोकल खड्डी में गए जहाँ लैला ने कुछ शॉलें और दीगर कपड़ों की ख़रीदारी की। तकरीबन 2 घंटे न्यूबियन विलेज में गुजारने के बाद आइए अब वापस असवान चलते हैं। आपने देखा, लगन सच्ची हो तो दरिया में जाने के लिए कश्ती की ज़रूरत नहीं। हमने क्योंकि अपने क्रूज़ शिप से अब चेकआउट कर लिया हुआ था, तो अपने टूर के अख्ताम पर टूर कंपनी ने हमें हमारे होटल पे ड्रॉप कर लिया। हमारे होटल का नाम था ऑब्लिस्क नाइल होटल। ये एक बहुत ही खूबसूरत होटल है जो एक बहुत ही प्यारे एनवायरनमेंट में नाइल के किनारे सेट हुआ हुआ। और ये है इसका हीटेड पूल, और इसके साथ ही ये हमारा कमरा। आइए आपको ऑब्लिस्क नाइल होटल दिखाते हैं। पूल के किनारे ये बारबेक्यू टेरेस। ये इंडिविजुअल रूम स्वीट्स हैं।
और ये होटल का रिसेप्शन हॉल और लॉबी। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और हमें खूब भूख लग रही थी, इसलिए होटल के अंदर मौजूद इटालियन रेस्टोरेंट में हमने खाने का फ़ैसला किया और खाने में सूप, सैलड, पिज़्ज़ा और मैंगो जूस। और शाम को होटल की कश्ती में एक कम्प्लीमेंट्री नाइल क्रूज़ को एंजॉय किया, जिसमें एक चाय भी सर्व की गई। शाम को नील के बाएं किनारे गुरूब आफ्ताब का मंजर। रात को सोने से पहले पूल की साइड पर और होटल के लॉन में चहलकदमी। आज अस्वान में हमारा आखिरी दिन है, इसलिए कायरो की फ़्लाइट लेने से पहले होटल में नाश्ता। लें जी, हम अस्वान एयरपोर्ट पहुंच गए। आज हमने अस्वान से कायरो जाना है और कायरो एयरपोर्ट से डायरेक्टली ही टैक्सी लेके हम अलेक्जेंड्रिया चले जाएंगे। हमारे अस्वान में क़याम के 2 दिन के दौरान वह बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज रवानगी के दिन बहुत बढ़िया। फ़्लाइट रवानगी के लिए तैयार। बाय बाय अस्वान। अस्वान से कायरो जाते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा सोलर पार्क नीचे नज़र आ रहा है। कायरा की आमद कायरा के नज़दीक पहुंचते ही हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं। लैंडिंग एट कायरो। ये कायरो एयरपोर्ट है और यहीं से ही हमारी टैक्सी बुकड है जो हमें यहाँ से अलेक्जेंड्रिया लेके जाएगी। तो अगले 2 दिन हमने अलेक्जेंड्रिया में गुजारने हैं या इस्कंदरिया में। आप भी हमारे साथ रहिएगा, हमें आपका बहुत इंतज़ार रहेगा। अस्वान और कायरा से खुदा हाफिज़। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अब होगी अलेक्जेंड्रिया में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।